निबंध इनके बहुत सारे हैं, इतिहासकार भी ये रहे हैं, इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण रहते हैं। तो इतना हम प्रस्तावना की जैसे लिख देते हैं, इसके बाद आगे चीजें लिखनी रहती हैं। प्रारंभिक जीवन अगर इनका देखें तो रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर 1884 को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। उनके पिता चंद्रबली शुक्ल एक साधारण किसान और विद्वान थे। शुक्ल जी का बचपन ग्रामीण वातावरण में बीता, जिससे उनकी रुचि भारतीय संस्कृति, लोक जीवन और परंपराओं में गहराई से जुड़ी। शुक्ल जी ने प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में प्राप्त की। इसके बाद वे बनारस गए, जहां उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान वे हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी साहित्य के प्रति आकर्षित हुए। यहाँ आपको प्रारंभिक जीवन जब लिखना होगा, तो इसमें हमारे लिए तीन चीजें महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। जन्म कब हुआ है, डेट हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगी। कहाँ उनका जन्म हुआ है, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसके बाद उनकी शिक्षा कहाँ से हुई है। तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है गांव के स्कूल से हुई। इसके बाद वो बनारस गए हैं, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उन्होंने अपनी बाकी पढ़ाई की है। इस प्रकार इसको हम यहाँ से लेंगे। इनकी जो रुचि थी भारतीय संस्कृति, लोक जीवन और परंपराओं में रुचि थी इनकी। साहित्यिक जीवन की शुरुआत, अगला जो हेडिंग रहेगा वो साहित्यिक जीवन की शुरुआत रहेगा। रामचंद्र शुक्ल का साहित्यिक जीवन 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में शुरू हुआ। उन्होंने लेखन कार्य के माध्यम से हिंदी साहित्य में अपनी पहचान बनाई। शुरुआत में उन्होंने निबंध लेखन किया, लेकिन उनकी वास्तविक पहचान आलोचना और साहित्यिक इतिहास में हुई। उनकी पहली रचना हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में ने हिंदी साहित्य क्षेत्र में एक नई दिशा दी। इस पुस्तक में उन्होंने प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक हिंदी साहित्य का प्रगति का वर्णन किया। इसमें उनकी गहन शोध और साहित्यिक दृष्टिकोण की झलक मिलती है। देखिए, साहित्यिक जीवन का शुरुआत जब हम लिखेंगे, तो उसमें हमें इनकी पहली रचना का वर्णन करना पड़ेगा। इनकी पहली रचना क्या थी? हिंदी साहित्य का इतिहास। ये कब आती है? 1929 में। यानी 20वीं शताब्दी से इन्होंने शुरू किया है लेखन। निबंध पहले लिखते थे, फिर आलोचना लिखना शुरू किया, और इनकी पहली रचना क्या रही? हिंदी साहित्य का इतिहास। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगा। आलोचना के क्षेत्र में योगदान। अब चूंकि आलोचक हैं, इसलिए आलोचना पर हमें अलग से बात करनी पड़ेगी, अलग से पॉइंट लिखना पड़ेगा। रामचंद्र शुक्ल हिंदी आलोचना के प्रवर्तक माने जाते हैं। उनकी आलोचना रचनात्मक तथा तथ्यात्मक होती थी। उन्होंने साहित्य का मूल्यांकन करते समय केवल व्यक्तिगत दृष्टिकोण नहीं रखा, बल्कि ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों को भी ध्यान में रखा। उनकी आलोचना में भाव, भाषा, शैली और विचारधारा का संतुलन देखने को मिलता है। उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता थी कि उन्होंने साहित्य को समाज का दर्पण माना। उनके अनुसार साहित्य का उद्देश्य मानव जीवन को बेहतर बनाना और समाज को सही दिशा में प्रेरित करना होता है। देखिए, पहले ये समझना पड़ेगा कि आलोचना क्या होती है। आलोचना मतलब यहाँ किसी की बुराई से नहीं है। आलोचना का मतलब है कि आप ये कह सकते हो कि मीठा ताना देना, कि बात आप वही कह रहे हो, बस उसको कोई तरीके से ऐसे कहना है कि बुरा भी नहीं लगे और वो सटीक बात पहुंचे भी। ये आलोचना कही जाती है। जैसे बहुत सारी कुरीतियां थी, बहुत सारी भ्रांतियां थी, जिन पर आप खुल के नहीं बोल सकते थे, तो इन्होंने आलोचना के माध्यम से उसकी व्याख्या की। इनकी जो आलोचना रहती थी तो तथ्यपरक होती थी, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी किसी को भी कहने लगते थे। रचनात्मक होती थी, यानी भाषा शैली के माध्यम से, तथ्यों के माध्यम से अपनी बात रखते थे। उन्होंने साहित्य का मूल्यांकन जो है व्यक्तिगत नहीं किया, मतलब ऐसा नहीं कि मुझे ये चीज बुरी लगती है तो बुरी है। मान लेते हैं एक छोटी सी घटना है, भाई सती प्रथा एक समय की बहुत बुरी घटना थी। अब सती प्रथा सबको बुरी लगती थी, गलत थी, सबको गलत लगती थी। लेकिन अब उसको सीधे जो कहेगा वो उसको कहीं ना कहीं समाज दोषी मानेगा, तो उसको किस तरीके से कहना है, ये बातें जो है तथ्यपरक हैं। यही तथ्यपरक चीजें इनकी आलोचना में मिलती थी। इनकी आलोचना में भाव, भाषा, शैली, विचारधारा का संतुलन मिलता था। प्रमुख विशेषता क्या थी? कि समाज, जैसे साहित्य जो है,
तब क्या होता था, इतना ज़्यादा इंटरनेट, यूट्यूब ये चीज़ें नहीं थी, तो लोग किताब पढ़ते थे। किताब पढ़ना हमेशा अच्छा माना गया, विवेकानंद जी ने भी कहा है कि जो पढ़ता है वो हमेशा सीखता है। इंटरनेट आपको सब कुछ सिखा नहीं सकता है, क्योंकि इंटरनेट पर चीज़ें डाली गई हैं। किताबें जो हैं वो आपको ज़्यादा सिखाती हैं, ज़्यादा गहरा बनाती हैं, ज़्यादा गूढ़ बनाती हैं, आपके व्यक्तित्व को उजागर करती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा किताब पढ़नी चाहिए, जिससे कि आप वो चीज़ें समझ पाएँ, वो गूढ़ तत्व समझ पाएँ जो कि आपको इंटरनेट नहीं दे सकता है। तो इन्होंने साहित्य को ही अपना दर्पण बनाया कि इसके माध्यम से लोगों तक पहुँचेंगे और लोगों तक अपनी बात पहुँचाएँगे। इनकी कृतियाँ क्या थीं? रामचंद्र शुक्ल ने अनेक महत्वपूर्ण कृतियाँ लिखी, उनकी प्रमुख रचनाएँ निम्नलिखित हैं। पहली क्या थी? हिंदी साहित्य का इतिहास, जो 1929 में आई थी। यह सबसे ज़्यादा उनकी प्रसिद्ध कृति है। इसमें उन्होंने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल को विस्तार से समझाया है। चिंतन और जीवन, इस निबंध संग्रह में उन्होंने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। निबंधावली, इसमें उनके प्रसिद्ध निबंध शामिल हैं, जिसमें समाज, साहित्य, संस्कृति पर उनकी राय मिलती है। तुलसीदास, इस कृति में उन्होंने तुलसीदास के काव्य की विशेषताओं और उनकी विचारधारा का विश्लेषण किया है। अब इसमें हमें कैसे लिखना है? भाई, जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास इनकी एक रचना है, तो इसमें केवल हमें एक काल के बारे में लिख देना है कि कौन-कौन सा काल इन्होंने कवर किया है। इसके बारे में हमें विस्तार से नहीं लिखना रहेगा। चिंतन और जीवन, इसमें इन्होंने व्यक्तिगत जीवन के बारे में अपने विचार रखे हैं। निबंधावली, इसमें समाज, संस्कृति और साहित्य पर उनकी राय है। तुलसीदास, जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, उनकी कृतियों पर अपनी विचारधारा रखी है। ये इनकी कृतियाँ हैं जो हमें लिखनी रहेंगी। अच्छा, विचारधारा की बात करते हैं तो इनकी विचारधारा कैसी थी, इसको समझना पड़ेगा। रामचंद्र शुक्ल की विचारधारा गहरी और यथार्थवादी थी। वे मानते थे कि साहित्य को समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। उनके अनुसार साहित्य का कर्तव्य है कि वह समाज की समस्याओं को उठाए और समाधान प्रस्तुत करे। उनकी विचारधारा में भारतीय संस्कृति और परंपराओं का विशेष स्थान था। उन्होंने पश्चिमी विचारधारा को भी महत्व दिया, लेकिन इसे भारतीय संदर्भ में लागू करने की बात कही। इनकी जो विचारधारा थी वो गहरी थी और यथार्थवादी थी। ये थोड़ा गंभीर प्रवृत्ति के व्यक्ति हमेशा रहे हैं कि चीज़ों को केवल देख के अनदेखा करने वाले नहीं, उस पर विचार करने वाले, उसको सोचने वाले, कि अगर कुछ हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है? या अगर उनके दिमाग में ऐसी बात आई है तो वो क्यों आई है? इसी चीज़ को उन्होंने साहित्य में लिखा है, लोगों की भावनाओं को लिखा है और संस्कृति का विशेष ध्यान रखा है। फिर चीज़ आती है उनके साहित्यिक सिद्धांत कैसे थे? शुक्ल जी के साहित्यिक सिद्धांत ऐसे रहे थे। पहला है जैसे रस का महत्व, उन्होंने साहित्य में रस की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। उनके अनुसार रस साहित्य को प्राणवान बनाता है। लोक मंगल की भावना, साहित्य का उद्देश्य लोक मंगल भावना होना चाहिए। यह भावना उनके सभी लेखन में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। सामाजिक संदर्भ क्या है? उन्होंने साहित्य को समाज के परिप्रेक्ष्य में देखा। उनके अनुसार साहित्यकार को समाज की आवश्यकताओं और परिवर्तनों का ध्यान रखना चाहिए। मतलब जो इनका सिद्धांत था वो रस पर था, लोकमंगल की भावना, सामाजिक संदर्भ, 3 थे। मतलब जैसे कोई भी अगर बात कही जा रही है तो बात ऐसे नीरस नहीं होनी चाहिए, सुनने वाले को भी बुरी लगे और आपका कहने का कोई तरीका ना हो। जैसे कहते हैं ना, सीधा ताना मारते हैं, वैसे बात नहीं होनी चाहिए। यानी उसमें थोड़ा बहुत रस होना चाहिए जो कि प्राणवान बनाएगा। कोई भी आपकी बात ऐसी होनी चाहिए, यानी साहित्य का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई न कोई मंगल भावना छिपी हो। ऐसा ना हो कि आपने केवल ऐसे लिख दिया, हो गया। सामाजिक संदर्भ कैसा है? कि समाज के परिप्रेक्ष्य में ही हमेशा चीज़ें रहनी चाहिए, यानी समाज के इर्द-गिर्द ही आपकी बातें रहनी चाहिए। अच्छा, उनका जो समय था, वो कैसा दौर रहा होगा? रामचंद्र शुक्ल का जीवन काल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन का दौर था। इस समय भारत में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन और सामाजिक सुधारों की लहर चल रही थी। इन घटनाओं का शुक्ल जी की विचारधारा पर और उनके लेखन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। वे भारतीय समाज को जागरूक और संगठित देखना चाहते थे। उनकी रचनाओं में समाज की समस्याओं और उनके समाधान की झलक मिलती है। जो वो टाइम था जब इन्होंने लिखना शुरू किया, वो आज़ादी का समय था।
उस टाइम अंग्रेज बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, यानी बहुत आंदोलन चल रहे थे। हर जगह कोई न कोई आंदोलन, कोई न कोई समाज सुधार आंदोलन चल रहा था। कहीं अंग्रेज़ों से उनके जो कृत्य थे, उनके खिलाफ आंदोलन चल रहा था। तो उन सब चीज़ों को इन्होंने धीरे-धीरे अपनी रचनाओं में समाहित करना शुरू किया और वहाँ से इन्होंने खुद को शुरू किया। इनका शिक्षण कैसा रहा? रामचंद्र शुक्ल ने अपने जीवन का अधिकांश समय शिक्षण और संपादन कार्य में बिताया। वह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। वहाँ उन्होंने छात्रों को साहित्य के प्रति प्रेरित किया और नई पीढ़ी को साहित्य के महत्व को समझाया। उन्होंने हिंदी शब्द सागर और अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथों के संपादन में भी योगदान दिया। इन्होंने अपनी पढ़ाई की थी बीएचयू से, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से। इसके बाद वहीं पर हिंदी के टीचर भी हो गए थे, शिक्षक हो गए थे। बाद में विभाग के अध्यक्ष बने थे। तो इनका पूरा जो जीवन है वो पढ़ाने में ही चला गया। पढ़ाने में या संपादन के जो कार्य हैं उनमें चला गया। हिंदी शब्द सागर में भी इनके कुछ ग्रंथ लिखे गए हैं। इनका निधन कब होता है? रामचंद्र शुक्ल का निधन 2 फरवरी 1941 को हुआ। उनकी मृत्यु के बाद भी उनका साहित्यिक योगदान अमर है। वह हिंदी साहित्य के एक प्रकाश स्तंभ की तरह हैं, जिन्होंने हिंदी आलोचना और साहित्यिक इतिहास को नई दिशा दी। उनके विचार और सिद्धांत आज भी हिंदी साहित्य के छात्रों, शोधकर्ताओं और लेखकों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। इनका जो निधन हुआ था वो 2 फरवरी 1941 को हुआ था, यानी आज़ादी इन्होंने नहीं देखी थी, क्योंकि देश 1947 में आज़ाद हुआ था। अब इनके जो शोध हैं, वहाँ तक जैसे पीएचडी जो लोग करते हैं, उनको भी पढ़ना पड़ता है और बहुत इनकी आलोचनाएँ जो हैं हिंदी में, बहुत पूरा एक नई दिशा देने के लिए हैं हिंदी साहित्य को। अंत में हम निष्कर्ष लिखते हैं, जहाँ पर हम निष्कर्ष हेडिंग नहीं डालते हैं, लेकिन हमें निष्कर्ष लिखा जाता है। रामचंद्र शुक्ल ने अपने लेखन, विचारों और शिक्षण के माध्यम से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। उनकी रचनाएं न केवल साहित्यिक दृष्टि से बल्कि समाज के व्यापक परिप्रेक्ष्य में भी महत्वपूर्ण हैं। वह सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य के युग निर्माता थे। उनके द्वारा स्थापित मानदंड और मूल्य हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाने में सदैव सहायक रहेंगे। ये हमें निष्कर्ष लिखना रहेगा। एक चीज़ हमेशा और ध्यान रखनी है, कोई भी जब हम निबंध खत्म करते हैं, तो उसको हम कभी भी भूतकाल में नहीं खत्म करते हैं, उसको हम पूरा करते हैं हमेशा भविष्य काल में, कि जैसे ऐसा होगा, उन्होंने जो सिखाया इससे लाभ होगा, उससे लाभ हो रहा है। इन चीज़ों पर हमेशा हमारा खत्म होता है। अंत में हम कोई इनका एक पंक्ति लिख सकते हैं, जैसे इन्होंने कहा था, भय जब स्वभावगत हो जाता है, तब कायरता भी भीरुता कहलाता है। ऐसे इन्होंने बहुत सारी चीज़ें, आलोचनाएँ की हैं, जिनको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये रहा हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में जीवन परिचय। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले चैनल पे। धन्यवाद जी।